नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा से संबंधित यूनिट 4 का पार्ट नंबर 2 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज इस पार्ट में हम 16 से क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यतिरेकी विधि से संबंधित कथन कौन सा है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं और उनमें से व्यतिरेकी विधि से संबंधित कथन आपको बताना है। पहला है, किसी घटना को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना। दूसरा है, किसी कक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा शिक्षण कार्य करना। तीसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य आलोचना, मूल्यांकन, समालोचना तथा समीक्षा करना। चौथा है, मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करना। तो व्यतिरेकी विधि से संबंधित जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4, मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करना। इसी घटना को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना, ये है प्रदर्शन विधि। और किसी कक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा शिक्षण कार्य करवाना, दल शिक्षण विधि। और व्याख्यान विधि का मुख्य उद्देश्य है आलोचना, मूल्यांकन, समालोचना तथा समीक्षा करना। और जो व्यतिरेक विधि है इसको भोलानाथ तिवारी ने द्वितीय भाषा शिक्षण इस विधि का जो है वो उत्तम माना है। और इस व्यतिरेक विधि में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब अध्यापक और छात्र आमने सामने न होकर शिक्षण कार्य करते हैं तो यह किस विधि के अंतर्गत आता है। कि इसमें आमने सामने न रहकर शिक्षण कार्य किया जाता है। द्विभाषी विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, रसास्वादन विधि या दूरस्थ विधि। तो आमने सामने न होकर तो ये दूर दूर हो गए, तो ये दूरस्थ विधि इसके अंतर्गत इसका राइट ऑप्शन है। द्विभाषी विधि में क्या होता है, कठिन जो शब्द हैं उनको मातृभाषा के रूप में स्पष्ट किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, शिक्षक के स्थान पर संगणक द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है। और जो दूरस्थ विधि है इसको ये एक प्रकार का स्वतंत्र शिक्षण होता है। इसमें पत्राचार शिक्षण भी इसको कहा जाता है, बहुमाध्यम शिक्षण भी इसको कहा जाता है, गृह अध्ययन शिक्षण भी इसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित शिक्षण सामग्री या उपागम में से असंगत विकल्प कौन सा है, या असंगत विकल्प बताना है। पहला पाठ्य पुस्तक, दूसरा है मैजिक लालटेन, तीसरा है आकाशवाणी, चौथा है एपिडोस्की। तो इसमें से जो पाठ्य पुस्तक, मैजिक लालटेन व एपिडोस्कोपी जो है ये तो दृश्य साधन है। आकाशवाणी जो है ये एक सर्वे साधन है। तो यही क्या है, इसमें असंगत है। स्लाइड का प्रयोग जो होता है वो मैजिक लालटेन में होता है जो दृश्य साधन है। और एपिडोस्कोपी क्या होता है, इसमें चित्र को विस्तार पूर्वक दिखाया जाता है, ये भी क्या है, दृश्य साधन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किसमें किया जाता है। कि इस ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग कहाँ पर होता है। क्रिकेट मैच का स्कोर लिखने के लिए, किसी चित्र को बड़े आकार में दिखाने के लिए, बाल गीत, अभिनय गीत, एकांकी आदि में, या फिर ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थानों को दिखाने में। तो HP जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है OHP, इसका प्रयोग किसी चित्र को बड़े आकार में दिखाने के लिए किया जाता है। क्रिकेट मैच का स्कोर लिखने के लिए मात्रा खिड़की होती है। और बाल गीत, अभिनय गीत व एकांकी से संबंधित मुखौटा विधि है। और ऐतिहासिक व भौगोलिक स्थानों को दिखाने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट को साफ करने का तरीका क्या होता है। श्यामपट्ट होता है ब्लैक बोर्ड। तो एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड को किस प्रकार साफ करे।
दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर। तो हमेशा ही शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर बोर्ड को साफ करना चाहिए, ताकि जो चौक का बुरादा है वो शिक्षक की आंखों में या फिर किसी बच्चे की आंखों में ना गिरे। इससे वो बुरादा उड़ता नहीं है, वो सीधा ही नीचे आकर गिर जाता है। बोर्ड पर जो अध्यापक है उसको अक्षर समान व शुद्ध लिखने चाहिए और ऐसे चौक का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो आवाज़ करते हैं। और शिक्षक जो है उसको श्यामपट्ट का सच्चा मित्र माना जाता है। तो शिक्षक का सच्चा मित्र कौन होता है, श्यामपट्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिंगुआ फोन क्या काम आता है। तो यहाँ लिंगुआ फोन के बारे में पूछा है। भाषण व सारगर्भित वार्ता सुनने में, उच्चारण सुधारने में या फिर किसी भाषा की सामान्य ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करने में या फिर वार्ता को रिकॉर्ड करने में। तो लिंगुआ फोन जो है वो किसी भाषा की सामान्य ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करता है। भाषण व सारगर्भित वार्ता सुनने के लिए आकाशवाणी या फिर रेडियो का प्रयोग किया जाता है। उच्चारण सुधारने में ग्रामाफोन काम में आता है और वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प कौन सा है। इनमें 3 तो एक समान विकल्प है और एक उनसे भिन्न है। नाटक, दूरदर्शन, अंतर्जाल, भ्रमण। अंतर्जाल क्या होता है, इंटरनेट होता है। तो इनमें जो अलग है वो है भ्रमण। भ्रमण में क्या होता है, हमें साक्षात वस्तुओं का अध्ययन हम उसमें कर सकते हैं, बल्कि नाटक, दूरदर्शन, अंतर्जाल ये दृश्य सर्वे से संबंधित शिक्षण सामग्रियां हैं। भ्रमण में क्या होता है, वास्तविक या दृश्य के माध्यम से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं और ये यात्राओं से संबंधित है। दृश्य साधन कौन से होते हैं, श्यामपट्ट, जिसको जेम्स विलियम जिसके जन्मदाता हैं। श्यामपट्ट को अध्यापक का आईना भी माना जाता है। 2 प्रकार के होते हैं ये, स्थायी और लपेट फलक। स्थायी वो होते हैं जो कक्षा में लगाए रहते हैं और लपेट फलक वो होते हैं जो शिक्षक अपने घर से तैयार करके उनको ले जाता है। ब्लैक बोर्ड व खड़िया चौक के टुकड़े को एक सफल शिक्षक की सतत संगिनी कहा गया है। रेखा चित्र, प्रत्यक्ष नमूना शिक्षक की मूक अभिव्यक्ति कहलाता है। चकती जो है ये हार्ड बोर्ड चक्री होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषा बिंब होते हैं। भाषा बिंब कितने होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो भाषा बिंब जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, दृश्य बिंब, श्रुति बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। जो भाषा दक्षता आयाम है वो होते हैं 3। कौन कौन से, अभ्यास, अनुकरण और जिज्ञासा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा का अंग कौन सा नहीं है। तो भाषा जो है उसके 5 अंग होते हैं। तो इनमें से कौन सा अंग जो है वो भाषा का नहीं है। 3 अंग तो यहाँ भाषा के दे रखे हैं। एक अंग है वाचन और एक अंग है लिपि। तो ये 5 अंग होते हैं। तो यहाँ 6 अंग हो गए। तो इनमें से कौन सा अंग नहीं है, शब्द भंडार, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति या फिर लेखन। तो भाषा का जो अंग नहीं है वो लेखन नहीं है। बाकी जो अंग हैं ये भाषा के हैं। भाषा के 5 अंग हैं, शब्द भंडार, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति, वाचन और लिपि। और वाचन जो होता है वो 6 से 9 वर्ष तक होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भाषा विकास की किस अवस्था में बालक मूर्त अमूर्त प्राणियों पर वार्तालाप करने लगता है। तो कौन सी अवस्था है बालक की, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या फिर चतुर्थ अवस्था। तो बालक जो है वो मूर्त अमूर्त प्राणियों पर वार्तालाप करने लगता है तीसरी अवस्था में। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इस तीसरी अवस्था में क्या होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दृश्यों को बालक समझने लगता है, अनुभव करने लगता है। प्रथम अवस्था को पर्यटन अवस्था कहा जाता है। द्वितीय
अवस्था जो है इसमें एक या दो पदों के मूर्त संज्ञावाची शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। चतुर्थ अवस्था में क्या होता है, अभिव्यक्ति व ग्रहणशीलता में तीव्र विकास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बालक द्वारा गाय को देखकर सोचना कि गाय बहुत लाभकारी पशु है, इसे माता के समान पूजा जाता है, तो यह किस बिंब के अंतर्गत आता है? दृश्य बिंब, भाव बिंब, विचार बिंब या फिर श्रुति बिंब। तो बालक गाय को देखकर सोचता है तो उसके अंतर्गत क्या आता है, एक भाव उत्पन्न होता है, तो ये भाव बिंब के अंतर्गत आता है। खुशी, क्रोध, प्रेम, करुणा, दया आदि जो गुण हैं ये सभी भाव बिंब के अंतर्गत आते हैं। विचार बिंब की विकसित अवस्था ही भाव बिंब कहलाता है कि विचार बिंब पहले होता है, उसके बाद में पहले वो विचारता है, उसके बाद में उसमें भाव आने लगते हैं, तो ये भाव बिंब कहलाता है। और जो दृश्य बिंब है ये क्या है, चक्षुग्राह्य मतलब आँखों से ग्रहण करने वाला पदार्थों द्वारा मस्तिष्क में निर्मित करता है। जैसे गाय को देखा उसने तो उसके मस्तिष्क में गाय का चित्र बन जाता है। फिर जो विचार बिंब है इसमें क्या होता है, वस्तुओं की अनुपस्थिति में प्रत्यक्षीकरण की मानसिक प्रक्रिया से ये विकसित होता है। जैसे मान लो बच्चे ने गाय का नाम सुना तो उसके मस्तिष्क में तुरंत गाय का चित्र उभर आएगा कि गाय के 4 पाँव होते हैं, 2 कान होते हैं, 1 पूंछ होती है। श्रुति बिंब में क्या होता है, दृश्य प्राणी का नाम सुनते ही श्रुति बिंब विकसित हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विचार बिंब के अंतर्गत प्रत्याहार क्या है? तो विचार बिंब के अंतर्गत प्रत्याहार है एक जाति के सभी पदार्थों की अनुभूति या फिर विभिन्न पदार्थों के गुणों में समानता और असमानता या फिर समान गुणों का पृथक करना या फिर समान गुणों का संयोजन। तो विचार बिंब के अंतर्गत आते हैं समान गुणों का पृथक करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। एक जाति के सभी पदार्थों की अनुभूति निरीक्षण कहलाती है और विभिन्न पदार्थों के गुणों में समानता असमानता तुलना कहलाती है और समान गुणों का संयोजन है वो सामान्यीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोर्ड के अंदर खादी के कपड़े का प्रयोग किया जाता है? फ्लैश कार्ड, ग्राफ, फेल्ट बोर्ड या चित्र विस्तारक में? तो खादी के कपड़े का प्रयोग होता है फेल्ट बोर्ड में। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। इसको टोपीदार पिन के माध्यम से इस पर सूचना को लगाया जाता है। फ्लैश कार्ड जो होता है ये एक मोटे कागज पर 10 बाई 12 आकार का ये इसका आकार होता है और ये मोटे कागज पर लगाया जाता है। एक और शब्द होते हैं, दूसरी ओर उसके अर्थ प्रकट किए जाते हैं। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक दंडाकार, रेखीय और वृत्ताकार बोर्ड होता है। चित्र विस्तारक जो है वो ओवरहेड प्रोजेक्टर को कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। तो यहाँ पद्य शिक्षण से संबंधित विधियाँ दी गई हैं, तो इसमें से कौन सी एक है जो पद्य शिक्षण से संबंधित नहीं है? गीत प्रणाली, अर्थबोध, अभिनय, खंडान्वय। तो इसमें जो पद्य शिक्षण से संबंधित विधि नहीं है वो है अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि जो है ये गद्य शिक्षण से संबंधित विधि है, बाकी तीनों विधि पद्य शिक्षण से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प कौन सा है? तो यहाँ असुमेलित विकल्प आपको बताना है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रतिपादक मॉरिसन, द्विभाषी पद्धति के प्रतिपादक डॉडसन, प्रायोजना विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल, डॉल्टन पद्धति के प्रतिपादक हेलेन पार्कहर्स्ट। तो यहाँ एक साइड में विधियाँ हैं, दूसरे साइड में उसके प्रतिपादक दे रखे हैं। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन 3। प्रायोजना विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल ना होकर कौन है,
ये हैं किलपैट्रिक। फ्रोबेल जो है वो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो इस प्रकार जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।